गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स के काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, वह है इक्वेशन। तो जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन के बारे में, क्या मतलब होता है इक्वेशन का, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। बच्चों मैं इसके बारे में बहुत सारा लंबा चौड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ जिससे हर बच्चे ने अपने जिंदगी में एक बार जरूर देखा होगा। बच्चों सोचिए, आप जब आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं, फल की दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो फल विक्रेता होते हैं वह अंकल हाथ में उनके एक तराजू होता है। जो सब्जी बेच रहे होती है या जो सब्जी बेच रहे होते हैं उनके भी हाथ में एक तराजू होता है। तराजू में बैलेंस होते हैं और वहां पे दो उसका पलड़ा होता है, जिसे आपने जरूर देखा होगा। कल्पना कीजिए, जब आप बोलते हैं फल वाले अंकल को कि अंकल आप मुझे 2 केजी सेब दीजिए, क्या करते हैं, वह तराजू के एक तरफ 2 केजी का वेट डालते हैं, जिसे आप लोग बटखारा बोलते होइएगा, और एक तरफ वो आम डालते हैं और वह तब तक आम डालते रहते हैं जब तक बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाए। मतलब वह तराजू बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाए तब तक वो आम डालते रहते हैं और आपको दे देते हैं। आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने देखा यहाँ पे कि आपने जो आम लिया वह 2 केजी के बदले में आपने 2 केजी आम लिया। तो आप इसे चाहे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वेट ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 2 केजी। ठीक है, चलिए अब आप सोचिए, उसमें से कुछ आम अगर नीचे गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो आम 2 केजी होगा? नहीं होगा ना। तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे? वेट ऑफ मैंगो इज नॉट इक्वल टू 2 केजी। ठीक है, और आप जब 2-4 ज्यादा आम उसमें डाल दें तो फिर भी क्या हुआ, 2 केजी के बराबर होगा? नहीं होगा ना। आप वहां पे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ मैंगो इज नॉट इक्वल टू 2 केजी। मैंने यहां पर 3 केस का एग्जांपल लिया। सबसे पहले केस में क्या है कि 2 एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, सब इससे अवगत है आप लोग? अगर अवगत नहीं है तो आप फिर से अलजेब्रा वाले क्लास को देख लीजिए। तो वहां पे क्या था कि 2 केजी वेट ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 2 केजी, मतलब 2 एक्सप्रेशन को हम लोगों ने बराबर के साथ कनेक्ट किया, मतलब इक्वालिटी ऑफ 2 एक्सप्रेशन, तो वह इक्वेशन कहलाएगा। अगले केस में क्या हुआ कि क्या 2 एक्सप्रेशन बराबर हो रहा था? क्या वेट ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 2 केजी हो रहा था? नहीं हो रहा था ना, तो यह इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे इन इक्वेशन। ठीक है, और नीचे वाले में भी बराबर नहीं हो रहा है तो इसको भी बोलेंगे हम लोग इन इक्वेशन। और जब आपने देखा कि जहां इक्वेशन बनता है तो वेट ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 2 केजी, तो वहां पे 2 साइड बनते हैं, बराबर के एक तरफ राइट हैंड साइड और बराबर के दूसरे तरफ लेफ्ट हैंड साइड। आप इसके बारे में बिल्कुल ज्यादा उलझिए मत, आप इक्वेशन की तरफ फेस करके देखिए तो आप प्राप्त करेंगे कि बराबर के इस तरफ आपका दाहिना हाथ पड़ रहा है और बराबर के इस तरफ आपका बायां हाथ पड़ रहा है, और दाहिने हाथ के तरफ को बोलते हैं राइट हैंड साइड और बाएं हाथ की तरफ को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग अब जानेंगे इक्वेशन के बारे में। मैं इस बात का बिल्कुल ख्याल रख रहा हूं कि आप जिस क्लास में हैं आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है इक्वेशन, उसके बाद उसमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उसमें पढ़ना है वन वेरिएबल। तो मैं इस सारी बातों को समझ रहा हूं, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको पढ़ना है। 5, 6 और देख लीजिए 7, 8 तक भी आपको इतना ही पढ़ना है। इसलिए अभी जो हम लोग बेसिक्स जानेंगे वह 5, 6, 7, 8 सब क्लास के लिए होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत होती है तो जो स्कूल के द्वारा जारी किया गया नंबर है, आप कुछ भी समस्या लिख को भेजिएगा, आपको जवाब समय के साथ साथ मिल जाएगा। तो हम लोग क्या जानेंगे आज? हम लोग जानेंगे पहले इक्वेशन, फिर उसके बाद क्या जानेंगे, मतलब इक्वेशन में ही जानेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, इसमें जानेंगे वन वेरिएबल। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए आपके लिए लीनियर भी नया शब्द है, वन वेरिएबल भी नया शब्द है, लेकिन बस आप शायद जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगा, मैं जहां तक मानता हूं। देखिए सबसे पहले मैं एक बात
आपको बता रहा हूं, जो आपको मैंने जब अलजेब्रा पढ़ाया तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र कर दिया था। जैसे कहीं लिखा हुआ है, अगर मेरी बात को, सारी बातों को आप गौर से समझिएगा, हर टर्म का मतलब अलग होता है, इसलिए हर बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक बात लिखूं, यहां पे कहीं लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 एंड 4, सम ऑफ 3 एंड 4, उसे आप लोग कैसे लिखते हैं? तो उसे आप लोग लिखते हैं 3 + 4, सम ऑफ 3 एंड 4। इसे आपने लिखा, यह क्या हो गया? = 7 हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ए नंबर एंड 5 is 12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सम ऑफ ए नंबर एंड 5 is equal to 12। मतलब नंबर को हम लोगों ने x मान लिया, x + 5 is equal to 12। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सम ऑफ ए नंबर एंड 5, x + 5। सारी बातों को समझिए आप। पहले वाले बात में क्या हुआ कि सम ऑफ 3 एंड 4, तो हम लोगों ने किया 3 + 4। दूसरे बात में क्या हुआ? सम ऑफ ए नंबर एंड 5 is 12। मतलब किसी नंबर के साथ जब हम लोग किसी नंबर को 5 के साथ जोड़ते हैं तो is 12। मतलब जब हम लोग नंबर और 5 को जोड़ते हैं तो 12 होता है, ये लिखा हुआ है। तीसरे वाले बात में क्या हुआ? सम ऑफ ए नंबर एंड 5, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आगे इसके फुल स्टॉप है, तो मतलब सम ऑफ नंबर एंड 5, और यहां पे हमने डाला फुल स्टॉप। इस तीनों का मतलब क्या होता है इसको जानिए। सम ऑफ 3 एंड 4, यह एक एक्सप्रेशन है बच्चों, यह एक एक्सप्रेशन है। सम ऑफ ए नंबर एंड 5, x + 5, यह भी एक्सप्रेशन है, और यह वाला इक्वेशन है। लेकिन इस तीनों बात में मतलब अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पहला है सम ऑफ 3 एंड 4, यह एक्सप्रेशन है, तो यह किस प्रकार का एक्सप्रेशन है? तो यह न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, यह न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। सम ऑफ ए नंबर एंड 5, यह भी एक्सप्रेशन है, तो यह कैसा एक्सप्रेशन है? तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके बारे में आप पहले जान चुके हैं पहले की क्लास में। जिस बच्चे को दिक्कत होगी तो वह पीछे का जो अलजेब्रा का जो क्लासेस है उसको एक बार आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। तो और यह क्या है? तो यह इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? तो इक्वेशन का डिफिनेशन होता है इक्वालिटी ऑफ 2 एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। जब हम लोग दो एक्सप्रेशन को जब तुलना करते हैं, जब दो एक्सप्रेशन को हम लोग बराबर के साथ डालते हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। यह भी एक्सप्रेशन है और यह भी एक्सप्रेशन है, और इसके साथ हम लोगों ने बराबर के साथ इसको हम लोगों ने शिफ्ट किया, मतलब बराबर के साथ हम लोगों ने इसको अलग किया, तो तब यह इक्वेशन कहलाएगा। यह भी एक्सप्रेशन, यह भी एक्सप्रेशन, इसे बराबर के साथ डाले तो इसलिए यह क्या कहलाया? यह इक्वेशन कहलाया। ठीक है, इसमें एक बात का आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन का जो डिफिनेशन होता है कि जब हम लोग दो एक्सप्रेशन को बराबर के साथ डालते हैं, मतलब दो एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, इसको हम लोग अगर बराबर के साथ कनेक्ट करें तो यह इक्वेशन कहलाता है। यह बात सही है, लेकिन इसके साथ एक सावधानी है जिसको आप समझ लीजिए। जैसे आपको जो ध्यान रखने के लिए बातें हैं उसको जान लीजिए। जैसे एक्सप्रेशन है 1, एक्सप्रेशन है 2, इसको हम लोग बराबर के साथ कनेक्ट कर दिए तो इक्वेशन कहलाएगा ना? यह बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखिएगा 3 + 4, यह भी एक्सप्रेशन है ना? 4 + 5, यह भी एक्सप्रेशन है ना? क्या इसको बराबर के साथ तुलना करेंगे तो इक्वेशन कहलाएगा? तो डिफिनेशन के अनुसार तो लग रहा है कि जब हम लोग दो एक्सप्रेशन को जब इक्वालिटी के साथ तुलना करते हैं तो इक्वेशन कहलाता है, लेकिन यह इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? जान लीजिए।
इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि दो एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें से एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर आप दोनों न्यूमेरिक, और इसको ये कैसा एक्सप्रेशन है, तो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, मैंने बात की शुरुआत में ही बोला। तो अगर आप दो एक्सप्रेशन, अब दोनों का दोनों अगर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हो जाए, उसके साथ तुलना कीजिएगा तो वह इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मतलब ये कि 3 + 4 = 4 + 5 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यह इक्वेशन नहीं कहलाएगा बच्चों। अब मैंने इसको जोड़ा यहाँ पे 4 3 7। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे और साथ एक और एग्जांपल ले रहा हूं 7 का, फिर भी यह इक्वेशन नहीं कहलाएगा। 2 + 3 5 और 1 + 4, इसको भी हम लोग जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 5 और 5 आएगा बच्चों, फिर भी यह इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, तो यह इक्वेशन नहीं होता है। अब इक्वेशन होने के लिए एक बात को जान लीजिए, दोनों का दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वह इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग ऐसा लिखे x + 2x = 5x + 7, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यह इक्वेशन कहलाएगा। मतलब दोनों का दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, नहीं तो कम से कम एक चाहिए। जैसे अगर हम लोग इसके बदले में अगर यहाँ पे 5 लिख दे, तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ और यह न्यूमेरिक हुआ, तो यह इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन की पहचान जान गए। अब हम लोग आते हैं उस बात पे जो हम लोग को पढ़ाई करना है, इक्वेशन के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन और उसके अंतर्गत वन वेरिएबल, इसको जान लीजिए। तो इक्वेशन के बारे में तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इक्वेशन किसको हम लोग बोलते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक मतलब क्या होता है। अब जानिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम जो यूज किया जाए, हम उसको देखकर डिसाइड करते हैं कि यह इक्वेशन किस कैटेगरी का है। मतलब जो इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होते हैं उसके पावर को हम लोग देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि यह इक्वेशन किस कैटेगरी का है। जैसे देख लीजिए, अब आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ना, तो मैंने यहां पर लिखा 4x + 3 - 2y = 5। यह इक्वेशन है या नहीं है? तो क्या चेक करना है आपको कि दो एक्सप्रेशन होना चाहिए और दो एक्सप्रेशन के बीच में बराबर का साइन होना चाहिए। तो यहां पे यह एक्सप्रेशन है और यहां भी एक्सप्रेशन है, बीच में बराबर का साइन है ना, तो यह इक्वेशन कहलाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे है इसको जान लीजिए। इसमें वेरिएबल कौन कौन यूज हुआ है, x यूज हुआ है, y यूज हुआ है। इसका पावर कितना है, तो इसका पावर कुछ आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी इसका पावर 1 है बच्चों। तो जिस वेरिएबल में पावर अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। मतलब यहां पावर 1 यूज किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम लोग वन वेरिएबल क्या है। तो देखिए, इस इक्वेशन में यहां पे एक वेरिएबल x यूज किया गया और दूसरा वेरिएबल डिफरेंट y यूज किया गया। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है ना, इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज किया गया है। और मैं एक एग्जांपल लिखूं यहां पे, x + 5 = 12। तो यह इसमें कितने पहले इक्वेशन है या नहीं है, तो ये इक्वेशन है, चूंकि एक्सप्रेशन ये इधर है, एक एक्सप्रेशन इधर है और बराबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हुआ, यह इक्वेशन कहलाएगा। ये कैसा इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर होगा कि नहीं होगा, तो इसका पावर 1 है यहां पे, तो ये लीनियर होगा। अब लीनियर में ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो चेक करते हैं यहां पे वेरिएबल के रूप में केवल x यूज किया गया है, तो यह 1 वेरिएबल कहलाएगा। एक बात और समझ लीजिए, x + 5 + 2x = 0। सबसे पहले ये इक्वेशन है या नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है और 0 भी एक्सप्रेशन है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यह न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, बीच में बराबर का साइन है, मतलब यह इक्वेशन कहलाएगा। अब 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या पहले लीनियर है या नहीं है, तो इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है x, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन कहलाएगा।
यहां भी x यूज किया गया है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब उसको चेक करते हैं कितने वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल यहां है और एक वेरिएबल यहां है, दो वेरिएबल है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। भले ही आपको लग रहा है कि एक वेरिएबल यहां एक वेरिएबल यहां, लेकिन गौर कीजिए दोनों वेरिएबल लाइव है, तो यह दो वेरिएबल नहीं हुआ, यह टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं हुआ, यह वन वेरिएबल का इक्वेशन हुआ, क्योंकि दोनों यहां पे लाइव वेरिएबल है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन बोलेंगे। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा रहे 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है, अब ये लीनियर है कि नहीं है, तो वेरिएबल कितना है x, इसका पावर चेक करते हैं 1 है, इसका पावर चेक करते हैं इसका भी 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वैसे इक्वेशन जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब चेक करना है कि यह वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, तो लग रहा है कि एक वेरिएबल यहां एक वेरिएबल यहां, तो यह दो वेरिएबल नहीं हुआ। आपको दिख रहा है दो वेरिएबल, जब इसका आप वर्क करेंगे तो वर्क कर करके यह वन मतलब मोनोमियल्स में ही आ जाएगा, मतलब सिंगल टर्म में आ जाएगा, इसलिए यह क्या हुआ, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहलाएगा। अब मैं एक साथ एक और एग्जांपल दे दूं, x माइनस 1/2y इक्वल टू 5, यह इक्वेशन है या नहीं है, है इक्वेशन, चूंकि दो एक्सप्रेशन बराबर के साथ कनेक्ट है तो इक्वेशन हुआ। अब इसका पावर कितना है, तो इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस वेरिएबल का पावर भी 1 है, तो ये लीनियर कहलाएगा। अब ये वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक x है मतलब वन वेरिएबल, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है और डिफरेंट वेरिएबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन है। फिर क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन भी है, और फिर क्या बोलेंगे कि वन वेरिएबल नहीं है, यह टू वेरिएबल है बच्चों। ठीक है, अब समझिए लीनियर के बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 4x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है या नहीं, पहले इक्वेशन है या नहीं चेक कीजिए, आप बताइए मुझे। यहां पे एक एक्सप्रेशन है ये और यह भी एक्सप्रेशन है, और दोनों एक्सप्रेशन बराबर के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन कहलाएगा बच्चों। फिर अब वेरिएबल इसमें कौन सा है, x है। अब इस x का पावर कितना है, 2 है, इस x का पावर कितना है, 1 है, तो हम लोग किसको लेंगे, तो हम लोग जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है हम लोग उसके साथ इसका कैटेगरी निकालते हैं। तो इसके साथ दो वेरिएबल है, सॉरी दो पावर है ना, मतलब इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो यह लीनियर नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। मतलब जिस वेरिएबल के पावर 2 होता हो उस पूरी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस वेरिएबल का पावर 3 होता हो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये बात समझ में आपको आ गई, इक्वेशन समझ गए, लीनियर समझ गए, क्वाड्रेटिक समझ गए, क्यूबिक समझ गए, वन वेरिएबल वाला समझ गए और दो वेरिएबल वाला समझ गए। आपको जो पढ़ना है वह सिर्फ पढ़ना है इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इक्वेशन। मैं समझ रहा हूं, मैं जैसे ही लीनियर बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ax प्लस bx इज इक्वल टू c, या ax प्लस b इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर समझने में अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप दिमाग में ये डालिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ऐसा कुछ आपको दिमाग में आना चाहिए। ये हुआ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल और ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल। अब जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, ax प्लस b इक्वल टू c या फिर ax प्लस b इक्वल टू 0, दोनों का मतलब बराबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब हम पहले वाले को लेकर चलते हैं, ax प्लस b इक्वल टू c। देखिए यह जो x यूज किया गया है यह यूज किया गया है वेरिएबल, यह जो यूज किया गया है a यूज किया गया है न्यूमेरिक कोफिशिएंट,
बी जो यूज किया गया है वह यूज किया गया है कांस्टेंट, सी जो यूज किया गया है वह भी यूज किया गया है कांस्टेंट। ठीक है, मैं अगर बात कर रहा हूं कोफिशिएंट का, मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिक कोफिशिएंट का, मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट का, तो मुझे विश्वास है कि सबके दिमाग में आ जाना चाहिए एक बार में कि इन सारी बातों का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैंने ये सारी की सारी बातें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता दिया पहले ही, फिर मैं आज आपको इक्वेशन बताने के लिए आया हूं। अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं जाने होते तो हम लोग आज इक्वेशन का कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारा टर्म यहां पे इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ax प्लस b इक्वल टू c। और एक बात को समझ लीजिए, यह a क्या हुआ, न्यूमेरिक कोफिशिएंट हुआ, b क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और c क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो a b और c, a b c या कुछ भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है। मैं लिख रहा हूं कि a b c में बी रियल नंबर। अब चूंकि आप जिस क्लास में है बच्चों, तो मुझे इस बात का मैं समझ रहा हूं और मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपके क्लास के लिए रियल नंबर नहीं है, लेकिन हमने जानबूझ के यहाँ रियल नंबर लिखा। आप समझने के लिए आप ये समझिए कि रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो। फिलहाल आपकी क्लास के लिए मैं समझा रहा हूं, जैसे आप a की जगह पे, b की जगह पे और c की जगह पे कोई भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 4 8 12 -1 -4 -1/2 √2 √5 कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहां पे, फिर भी वही क्वेश्चन कहलाएगा। मैं समझा दे रहा हूं, a की जगह पे आप 2 यूज कीजिए 2x, b की जगह पे 4 यूज कीजिए, c की जगह पे -5 यूज कीजिए, यही क्वेश्चन कहलाएगा। फिर a की जगह पे √2 यूज कीजिए +4 = 5, यह भी क्वेश्चन कहलाएगा। a की जगह पे -1/2 यूज कीजिए, x यूज कीजिए, +4 यूज कीजिए, 5 यूज कीजिए, यह सब के सब इक्वेशन के एग्जांपल है। और यह स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = c। समझ गए, x हो गया वेरिएबल, ये हो गया न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। अब मैं एक बात काफी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे जगह पे, इवन कुछ मानक किताब में भी मैंने देखा कि a और b और c की जगह पे लिखा हुआ है इंटीजर। लेकिन बच्चों आपको इंटीजर नहीं समझना है, क्योंकि सिर्फ आप अगर इंटीजर इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंसेप्ट खराब हो जाएगा और आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे या फिर आप इक्वेशन को समझ नहीं पाएंगे। और मैं तो अभी ढेर सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भरमार लगी हुई है इंटरनेट पे, मैंने वहां भी देखा बड़े ही मानक ऐप पे लिखा हुआ है कि ABC जहां पे इंटीजर हो बच्चों। यह बातें मेरे समझ से सही नहीं है, क्योंकि ABC इंटीजर होगा तब तो सिर्फ आप ऐसा ही इक्वेशन का कल्पना कर सकते हैं, 4x + 2 = 5 या फिर -2x + 3 = 5। अगर ABC इंटीजर है तब तो कुछ आप ऐसा ही कल्पना करेंगे, लेकिन आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा 0.5x + 3 = 4। तो क्या यहां पे मैंने जो 0.5 यूज किया, क्या वो इंटीजर है? तो आप कहेंगे कि इंटीजर तो नहीं है। तो क्या जब इंटीजर नहीं है तो क्या ये इक्वेशन नहीं हुआ? इक्वेशन तो हुआ, इसलिए वह बातें सही नहीं है बच्चों, वह बातें मेरे समझ से सही नहीं है। इसलिए आप यूज करेंगे ax + b = c, जहां पे a और b और c कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का, इसलिए उसको रियल नंबर में बोला। हालांकि मैंने अपने जब आपको बताया था नंबर सिस्टम का पहला क्लास, तो मैंने रियल नंबर के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वो आपकी क्लास के लिए नहीं है। तो आप इसके जगह पर समझ लीजिए कि कोई नंबर इस्तेमाल कर लीजिए, आप एज ए न्यूमेरिक कोफिशिएंट और एज ए कांस्टेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात बच्चों मैं आपको और बता दूं, कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन लिखा कि सम ऑफ ए नंबर एंड 5 = 11। मैंने क्वेश्चन लिखा सम ऑफ ए नंबर एंड 5 = 11। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कोई नंबर और उसके साथ जब हम 5 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, आप सोचिए कि कोई नंबर
कोई नंबर और जब आप एक को जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है, कोई नंबर और आप एक को जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है, तो वो नंबर क्या रहा होगा? 2 रहा होगा ना, ठीक है। तो 2 रहा होगा और एक को जोड़ते हैं तो 3 आता है, तो 2 जो आपका जवाब है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन, या उसको बोला जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे ही सम ऑफ द नंबर अननोन प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो यह जो नंबर है इसका हम लोग जवाब ढूंढते हैं। जवाब कैसे ढूंढेंगे? अभी मैं आपको बनाने का नहीं बता रहा हूं, इक्वेशन कैसे बताएंगे ये हम लोग शायद अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसको समझिए कि यहां पे हम लोग x के जगह पे 1 लेके देखिए, तो 1 प्लस 5 कितना आ गया? 6 आया ना। यहां तो 11 आना चाहिए। क्या तो x के लिए 1 सही हुआ? तो जवाब होगा सही नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। क्या 11 आ गया? तो 11 नहीं आया। अब x का जगह 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, x का जगह 6 लेके देखते हैं, 6 लेते हैं। यहाँ पे 6 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 11 आ गया। तो यह 11 इसके बराबर है ना। तो यह साइड जब इसके बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो 6 हम लोगों ने वैल्यू लिया वह x का रूट हो गया, या इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो गया या रूट हो गया। मतलब इस x के लिए सफिशिएंट वैल्यू क्या हुआ? 6 हो गया। ठीक है। एक बात को और समझ लीजिए, क्योंकि मैं जब इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इस बात का जिक्र कर देना बिल्कुल जरूरी है, और इसको आप जान लीजिए जल्दी। सबसे पहले मैंने क्या बताया इक्वेशन के बारे में कि जब हम लोग दो एक्सप्रेशन का बराबर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इक्वेशन कहलाता है। इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो कहीं लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, लिखा हुआ है ना, तो ये इक्वेशन कहलाया। तो इक्वेशन में जो बराबर हुआ यह ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। ठीक है। तो बराबर के एक तरफ एक अलग कम्युनिटी हो गया, एक अलग समुदाय हो गया, और इसके तरफ एक अलग हो गया। तो बराबर के इस तरफ वाले पार्ट को कुछ और बोलते हैं और इस तरफ पार्ट को कुछ और बोलते हैं बच्चों। तो बराबर के इस तरफ के पार्ट को आप देखिए कि यह आप याद मत कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप समझिए बराबर के इस तरफ किस साइड में पड़ता है। आप इक्वेशन की तरफ चेहरा कर लीजिए और देखिए कि बराबर की तरफ ये कौन सा साइड है, तो आप प्राप्त करेंगे कि ये तो दाहिना साइड है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं दाहिना साइड। अब दाहिना साइड को हम लोग लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। मतलब दाहिना साइड का ही नाम है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं RHS। ठीक है। और इस तरफ क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इक्वेशन के इस तरफ वाले पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड साइड और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब जो इक्वेशन का पार्ट होता है उसको समझ लीजिए, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। यह हुआ वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट, और यह हुआ कांस्टेंट पार्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। मतलब चलिए यह वेरिएबल पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है बच्चों, वहां पे कोई भी कांस्टेंट वहां पे हो सकता है। ठीक है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और यह बराबर का काम हुआ, यह राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। इस बात को समझ गए। अब अगर हम लोग जब बराबर के अपोजिट साइड से, मतलब अपोजिट साइड से जब कोई मेंबर को हम लोग इधर बुलाते हैं, या इसके में से किसी एक मेंबर को अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। समझ लीजिए उसको, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब इसको हम लोग उधर भेजना है तो क्या करेंगे? x इक्वल टू 11 माइनस 5 करेंगे, तो क्या हो गया? अब ये प्लस 5 था, इधर चला गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ये क्यों होता है माइनस और प्लस, ये भी बताएंगे आपको बाद में। मतलब जब हम लोग इक्वालिटी के साइन के बाद या कोई भी साइड का कोई मेंबर को हम लोग दूसरा साइड भेजते हैं, उसका साइन क्यों चेंज होता है इसकी हम लोग जिक्र करेंगे रेगुलर क्लास में। अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि अगर हम लोग इसको उधर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, इसको अगर हम लोग इस साइड के इधर बुलाएंगे तो
इसका साइन चेंज कर जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 6, जो कि आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाला था पहले। अब एक बात बच्चों आप और ध्यान रखिएगा, जब आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा x + 2x - 3 = 12, आपको वैल्यू निकालना है x का। तो एक बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि आप जिसका भी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, उस वेरिएबल्स को हम लोग हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे। ठीक है, जैसे इसमें तो है ही लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर रोक लेंगे और इस वैल्यू को हम लोग बराबर उस तरफ शिफ्ट कर देंगे और इसका साइन उधर चेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। आप पहले जान चुके हैं। लेकिन ऐसा होगा कि 12 = x - 4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि आपको निकालना है x की वैल्यू ना, तो आप क्या करेंगे कि इन सारे x की वैल्यू को इस बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप ले आएंगे। क्योंकि ये आसान तरीका है मैथमेटिक्स का कि जिसका वैल्यू निकालना हो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में पहले शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ही यह x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x, या -4x इधर आएगा क्या हो जाएगा +4x। अब यहाँ पे 3 है तो 3 को रखने दीजिए, क्योंकि यह बराबर के उसी तरफ 3 रह गया तो उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इधर है 12, इसको हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, अभी +12 है, इधर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। फिर हम लोग उसको बच्चों बना लेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आपने इक्वेशन के बारे में केवल ओवरव्यू जाना, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये अभी नहीं जाना, ये जानेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। यह बताना काफी जरूरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैं जब बच्चों से मिलता हूं तो अक्सर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या अंतर होता है वह नहीं बता पाते हैं। तो हम अगले क्लास में बताएंगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बातें, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या सावधानी बरतेंगे उसके बारे में जानेंगे। अभी इक्वेशन के बारे में और छूट गया, उसको जान लीजिए। जैसे हम लोगों ने कोई इक्वेशन को लिखा, यह एक्सप्रेशन और यह एक्सप्रेशन जब तुलना किया तो इक्वेशन कहलाया, और इक्वेशन को लिखने से पहले हम लोग यूज करते हैं इंप्लाइज का साइन। ध्यान रखिएगा, ये साइन यूज करते हैं या हम लोग और यूज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग इक्वेशन को जब लिखेंगे तो और इस्तेमाल करेंगे या इंप्लाइज का साइन इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बराबर का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जरूरी बातें हैं। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ बातें इक्वेशन के बारे में समझ में आया होगा। इसे आप बार बार देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।